हम 2023 का वर्ल्ड कप हार गए और वो वहाँ पे नहीं था। हम सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से भी हार गए और वो वहाँ पे भी नहीं था। हम आईसीसी टूर्नामेंट्स के 30 में से 2 ही मैचेस हारे हैं, दोनों अहमदाबाद में। और मज़े की बात देखो, वो वहाँ पे भी नहीं था। लेकिन कल वो ग्राउंड पे था और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब आप सोच रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कौन है वो? ऐसे कैसे बता दूँ? लेकिन हाँ, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आंसर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस वर्ल्ड कप को एक वर्ड में डिफाइन करना हो, तो ये वर्ल्ड कप था सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोसिस। इस वर्ल्ड कप को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे भाई ने स्पेशली ये वर्ड सीखा है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये सारा वर्ल्ड कप इस सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिएलिडोसिस था, सिर्फ फाइनल को छोड़ के। अब कल से न्यूजीलैंड वाले बहुत दुखी हो रहे हैं कि हम हार गए, हमें वर्ल्ड कप में इंडिया ने हरा दिया। वेट, हमने तुम्हें नहीं हराया भाई, हमने हराया अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। हमारा मैच तुमसे था ही नहीं, हम तो स्टेडियम से जीतने की बात कर रहे थे। अब जितने भी लोग इंडिया में डर रहे थे, वो तुमसे थोड़ी ना डर रहे थे, वो तो डर ही स्टेडियम से रहे थे। तो भाई हमने तुम्हें नहीं हराया, हमने स्टेडियम को हराया। ऊपर से ना पाकिस्तान वाले भी चोरी-चोरी इस वर्ल्ड कप को देख तो रहे थे और वो भी सोच रहे होंगे इससे अच्छा हम ही फाइनल में आ जाते। बट भाई एक बात याद रखो, अगर न्यूज़ीलैंड का ये हाल हुआ है, तो तुम्हारा क्या होता? लेकिन सच बोलूँ तो जैसी कप्तानी कल सैन्यर ने की है, भाई मुझे सलमान अली आगा भी बेटर कैप्टन लगने लग गया है। अब इंडिया के खिलाफ कम से कम 1 ओवर तो उसने अच्छी कैप्टेंसी कर दी थी जिसमें वो खुद बॉल डालने आया था। लेकिन यहाँ पे सैन्यर ने किया क्या है? जो बॉलर अच्छा डिलीवर करता था, वो आके उसको उठा देता था। व्हाई ब्रो? ऐसे लग रहा था वो हार नहीं आए हैं। इस मैच से पहले बहुत सारी थ्योरीज़ थी। थ्योरीज़ भी क्या, सच ही था कि इंडिया ने कभी संडे को फाइनल नहीं जीता, इंडिया ने कभी अहमदाबाद में फाइनल नहीं जीता, इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को कभी टी20 वर्ल्ड कप में हराया नहीं है। आज तक कोई भी होम टीम टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती, कोई भी इस टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाया और अभी तक इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी पीक क्रिकेट नहीं खेली है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, देयर इज़ ऑलवेज़ अ फर्स्ट टाइम और देखो उसी फर्स्ट टाइम में ना इंडिया ने सारे जिंक्स, सारे कर्स एक ही बार में ब्रेक करके रख दिया। और इस पे बहुत लोग ये बोलेंगे मैच फिक्स था, पिच फ्लैट थी एंड ऑल। भाई अगर पिच फ्लैट थी, तो ये वही न्यूज़ीलैंड की टीम थी, जो साउथ अफ्रीका को इतने गंदे से हरा के आई है। अगर ये पिच फ्लैट थी, तो ऑब्वियसली वो बैटिंग फ्रेंडली बन जाएगी और उनके पास ऐसे बैटर्स थे जो बहुत टफ टाइम दे सकते थे इंडिया को। लेकिन यहाँ पे तारीफ होगी जस्सी भाई की और इंडियन बॉलिंग अटैक की। साँस तक नहीं लेने दिया न्यूज़ीलैंड के बैटर्स को और ऐसा पकड़ा कि वो पावर प्ले में ही दम तोड़ चुकी थी उनकी पारी। पावर प्ले में वो मैच हार गए थे और पावर प्ले में इंडिया मैच जीत चुका था। इंडिया के पावर प्ले में 92 रन्स थे और वहाँ पे न्यूज़ीलैंड के 52 रन्स 3 विकेट्स के नुकसान पे। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस था ना, यहाँ से न्यूज़ीलैंड टोटली आउट ऑफ द गेम हो चुका था। देखो ये फिक्सिंग वाली बातें तो दूसरे देशों से आ रही थी, लेकिन अपने देश में भी कुछ ऐसे नमूने हैं। अपने देश में ऐसे इंटरनेट महाज्ञानी हैं जो कल के मैच से पहले ये कह रहे थे कि न्यूज़ीलैंड ये कप जीतना डिज़र्व करता है, इंडिया नहीं करता। लेकिन क्यों? क्यों इंडिया नहीं करता? सिर्फ 2024 का वर्ल्ड कप जीत लिया इसलिए? उससे पहले हमने भी तो कितना वेट किया है। अब थ्योरी ये आ रही थी कि न्यूज़ीलैंड ये कप इसलिए डिज़र्व करता है क्योंकि उन्होंने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। तो क्या सिम्पैथी बेसिस पे वर्ल्ड कप पकड़ा दें? अगर सिम्पैथी बेसिस पे ही वर्ल्ड कप देना है, तो नेहा कक्कड़ को दे दो, उससे ज़्यादा कौन रोता है? अगर कोई टीम फाइनल में पार्टिसिपेट कर रही है, वो दूसरी टीम का सपना थोड़ी पूरा करने आए हैं, वो खुद वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। अगर थ्योरी यही है कि न्यूज़ीलैंड डिज़र्व करती है, तो इंडिया खेलने क्यों गया था? वैसे ही न्यूज़ीलैंड को कप पकड़ा दो। देखो सिम्पैथी बेसिस पे कप मिलना होता, तो 2023 में हमारा भी हार्ट ब्रेक हुआ था, लेकिन 2024 का कप हमें जीतना पड़ा है, परफ़ॉर्म करके जीतना पड़ा है और ये वर्ल्ड कप फाइनल है, यहाँ पे वही जीता है जो परफ़ॉर्म करता है और वो कल इंडिया ने परफ़ॉर्म किया है और न्यूज़ीलैंड को आउट परफ़ॉर्म किया है। और शायद उन लोगों ने इंडियन क्रिकेट का वो फेज़ देखा ही नहीं है, जिसमें हम सारे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन लास्ट पे एक पीली जर्सी वाली टीम आती थी और सारी गेम पलट देती थी, हमें हरा देती थी। लेकिन अभी ये जो टीम है ना, ये वही टीम है, जो टूर्नामेंट के लास्ट में आके गेम पलट देती है। ये इतनी तगड़ी टीम बन चुकी है और मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वो फेज़ देखा है जहाँ पे इंडिया के पास इतने ग्रेट प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, ज़हीर खान, अनिल कुंबले, ऐसे बहुत से नाम हैं, जो इंडियन क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं और ग्रेट्स हैं, लेकिन फिर भी हम फाइनल में जाके पकड़े जाते थे और हार जाते थे। लेकिन अब ये टीम वो टीम बन चुकी है कि जो फाइनल में जाके दूसरी टीमों को पकड़ेगी, दूसरी टीमों को हराएगी और ये मैं कम से कम 5-6 साल और देखना चाहता हूँ। जिसको रोना है, रोए, जिसको इंडिया के हारने की दुआ करनी है, करे। देखो, दुआओं से ना दुआओं से, प्रार्थनाओं से वर्ल्ड कप्स नहीं जीते जाते। क्रिकेट इज़ वेरी प्रैक्टिकल गेम, क्रिकेट इज़ वेरी प्रोफेशनल गेम और बीसीसीआई ने इस अप्रोच को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, प्रोफेशनलिज़्म को हमेशा ऊपर रखा है और ये कोई ऐसे नहीं कि अभी जीतने लगे हैं, ये बहुत सालों की मेहनत का नतीजा है। ये आज जो 2026 में हम वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत डोमिनेंट वे से,
मैं मानता हूँ इसकी शुरुआत रोहित भाई ने की थी, जब हमारा हार्ट ब्रेक हुआ था 2022 में तो अप्रोच चेंज की। लेकिन 2024 से लेके 2026 तक ये टोटली डिफरेंट टीम है। लेकिन उससे भी पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1983 से, जहाँ से कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीत के ये दुनिया को बता दिया था कि इंडिया भी कप्स जीतेगा। इंडिया आया है तो हार के नहीं जाना चाहता। इंडिया लड़ेगा और बड़ी-बड़ी टीमों को चैलेंज करेगा। तब ऐसे दौर में जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का गुंडा राज चलता था क्रिकेट में, उस टीम की आँखों में आँखें डाल के हराया था। और जीत के बाद सभी कहने लगे थे कि ये फ्लूक है, इंडिया तुक्के से जीत गया है। तो इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ को इनवाइट किया, इंडिया में फिर से उनको हराया और बताया कि वो तुक्का नहीं था, हम जीत के जीते हैं, हम लड़ के जीते हैं और हम खेल के जीते हैं। फिर उसके बाद इंडिया ही ऐसी टीम बनी जिसने ऑस्ट्रेलिया की हमेशा आँखों में आँखें डाल के उसको हमेशा चैलेंज किया है। बेशक हम हारते रहे हैं और फाइनल में आई थिंक हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया ही नहीं है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है ना, कोई भी टीम आएगी, इंडिया ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। या तो इंडिया उसको डोमिनेंट वे से हराएगी या फिर बहुत टफ टाइम देगी। देखो ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कुछ टीमें ऐसी थी जिनका नाम आ रहा था कि वो इंडिया को चैलेंज कर सकती हैं। लेकिन फेवरेट हमेशा से इंडिया थी। अब जिन टीमों का नाम आ रहा था वो थी साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ का नाम तो नहीं आ रहा था। लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी गेम दिखाई तो सबको लगने लग गया कि हाँ, अब ये इंडिया को टफ टाइम देगी और क्वार्टर फाइनल जो कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हमारा था, उसमें भी लग रहा था कि कहीं इंडिया बाहर ही ना हो जाए। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने हमें एक बार तो बहुत बुरा हरा दिया था। लेकिन वहाँ से चीज़ों को ऐसे टर्न अराउंड किया, टेबल्स को टर्न किया, अपने पक्ष में सारा किया, जहाँ पे हम नेट रन रेट की वजह से बाहर होने वाले थे, एक ही मैच में इंडिया ने नेट रन रेट की गेम ही खत्म कर दी। बेशक उसमें साउथ अफ्रीका का योगदान लगा, लेकिन नेक्स्ट गेम इंडिया ने इतना डोमिनेंट वे से जीता। ये अलग टीम है, इसको तुम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते और मैं मानता हूँ टी20 फास्ट गेम है, बहुत जल्दी यहाँ पे गेम चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 5 से 6 साल अभी इंडिया इस क्रिकेट को ऐसे ही रूल करेगा। अब हर एक टीम का एक दौर आता है, ऑस्ट्रेलिया ने 10-12 साल क्रिकेट को राज किया है, सब टीमों को रगड़ के रखा था, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने किया है। लेकिन ये भारत का दौर है और ये कम से कम 5-6 साल और चलेगा और जिसको जो बोलना है बोले, जिसको फिक्सिंग बोलना है बोले, जिसको ये बोलना है कि आईसीसी इज़ इक्वल टू बीसीसीआई बोलता रहे। लेकिन हम ऐसे ही जीतेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो चलो इन सभी बातों को छोड़ के मैच पे आते हैं। सबसे पहले टॉस इंडिया ने हारा। अब देखो टॉस हार के अगर मैच जीतना अगर एक आर्ट है, तो इंडिया इज़ पिकासो ऑफ इट। ये अभी ऐसा नहीं कि अभी से हम टॉस हारने लगे हैं। रोहित शर्मा भाई के दौर से हम टॉस हारते आ रहे हैं, लेकिन मैचेस जीतते आ रहे हैं। और आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने 2 ही मैचेस हारे हैं। एक वो वेरी अनफॉर्च्यूनेट 2023 का और एक ये सुपर 8 में साउथ अफ्रीका से। उसके अलावा इंडिया डोमिनेंट वे से जीती है। और यहाँ पे हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी अपने कैप्टन की, सूर्य कुमार यादव की। बंदे ने एक भी सीरीज़ नहीं हारी है। अब लोग उसकी बैटिंग पे बहुत सवाल उठा रहे हैं कि बैटिंग अच्छे से नहीं हो रही एंड ऑल। बैटिंग अच्छे से नहीं हुई मैं मानता हूँ। कल भी उसने नेचुरल गेम ही खेला, 0 पे आउट हो गया। ऐसी गेम में जहाँ पे हर बैटर ने अपना योगदान दिया और 3 बैटर्स की 50 हुई है और दूसरे बैटर्स ने भी अच्छा योगदान दिया, लेकिन वहाँ पे भी उस बंदे ने 0 बनाया। लेकिन इंटेंट वाज़ क्लियर कि या तो ये टीम या तो 230-40 बनाएगी या फिर 100 पे ऑल आउट हो जाएगी। और उसी इंटेंट के तहत वो खेलने गया और आउट हो गया। ठीक है, बैटिंग से वो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन कैप्टेंसी पे आपको उसको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे। क्योंकि जब से वो कैप्टन बना है, अभी तक हारा नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही हो गया बस। टीम बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ टीम बहुत अच्छी है, टीम से जीता जाता है, लेकिन कैप्टेंसी बहुत मैटर करती है। अब जब कैप्टेंसी की बात आ रही है, तो धोनी भाई की बात या रोहित भाई की बात ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अब रोहित भाई, धोनी भाई बहुत अच्छे कैप्टन्स थे, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती थी, जिसमें अच्छी खासी टीम होने के बावजूद भी हम कई बार मैच को फँसा लेते थे, मैच फँस जाता था। लेकिन वहाँ से हमने देखा है कि रोहित भाई, धोनी भाई कैसे कैप्टेंसी से मैच को निकाल के लाते थे। अब रोहित भाई का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल। 30 बॉलों में 30 रन्स चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। वहाँ पे ऐसे कुछ चेंजेस किए, फील्डिंग में बदलाव किए, सब कुछ किया और वो मैच हम जीते, वर्ल्ड कप हमने उठाया। रोहित भाई की ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं और धोनी भाई की भी ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसमें हमने कैप्टेंसी से मैचेस जीते हैं। तो कैप्टेंसी मैटर करती है। अच्छी टीम को तुम ऐसे पकड़ा दो कि जाओ जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी बॉलिंग कर ले, जहाँ मर्ज़ी कुछ भी कर ले। तो ऐसे नहीं जीत सकते। यू नीड टू हैव अ लीडर यार। आप लोग सोच रहे हो कि मैं जस्सी भाई की तारीफ़ क्यों नहीं कर रहा? देखो भाई, जस्सी भाई की तारीफ़ तो मैं कैसे ही कर सकता हूँ यार। उस बंदे ने जो इंडियन क्रिकेट के लिए कर दिया है ना, मैं उसको बोल के शायद बयाँ ही नहीं कर सकता। वो ही इज़ अ जेम। जेम भी शायद छोटा वर्ड है उसके आगे। जो उसने कल नहीं, किसी भी टूर्नामेंट में किया है। हमेशा हमेशा फ्रंट से लीड किया है। देखो मैं तो स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार को ये कहूँगा कि जस्सी भाई की बॉलिंग दिखाने के लिए ना, तुम्हें अलग से एक पैकेज देना चाहिए। वो महँगा होना चाहिए, वो बहुत महँगा होना चाहिए। क्योंकि जस्सी भाई की बॉलिंग प्राइसलेस है। तुम ये 500, 600, 700, 800 में जस्सी भाई की बॉलिंग मत दिखाओ यार। जस्सी भाई के ओवर्स दिखाने के लिए अलग से पैक रखो।
एक पैक पूरा मैच देखने के लिए और एक जस्सी भाई की बॉलिंग देखने के लिए। अब वीडियो की इंट्रो में मैंने एक बंदे का ज़िक्र किया था लेकिन नाम नहीं बताया। चलो वो नाम भी रिवील कर देता हूँ मैं। हम वर्ल्ड कप फाइनल में शायद पहुँच ही ना पाते, अगर उस बंदे ने वो 2 कैचेज़ ना पकड़े होते इंग्लैंड के खिलाफ। समझ गए? नाम है द वन एंड ओनली अक्षर पटेल। ये बंदा जब इंडिया को चाहिए ना, तब परफ़ॉर्म करता है। 2024 वर्ल्ड कप में विराट कोहली की पारी को हम बहुत याद करते हैं। लेकिन ये बंदा वहाँ पे भी क्रूशियल नॉक खेल के गया था। विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करके गया था। 50 नहीं बना पाया था, लेकिन बहुत अच्छा नॉक था और वो क्रूशियल रन्स थे, क्योंकि हम बहुत कम रन्स के मार्जिन से ही जीते थे। और उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा, जहाँ से मैच टर्न अराउंड हो गया था। और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बंदे ने 2 ऐसे कैचेस पकड़े, जहाँ से उसने प्रूव कर दिया कि कैचेस विन मैचेस। और यही चीज़ कल ईशान किशन ने की है। ऐसे ब्रिलियंट कैचेस पकड़े हैं बीइंग अ कीपर। देखो विकेट कीपर के बारे में ऐसी बातें की जाती हैं कि वो फील्डिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बीइंग अ विकेट कीपर बंदे ने ऐसे-ऐसे कैचेस कल पकड़े हैं, वो शानदार कैचेस थे। एक मोमेंट तो ऐसा भी आया था जहाँ पे मुझे लगा था बाउंड्री लाइन पे ईशान किशन ना वो लॉन्ग ऑफ वाला कैच ही रिक्रिएट कर देंगे। लेकिन वो हाँ, बाउंड्री चलेगी, लेकिन उसके अलावा उसने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं, डाइव करके कैचेस पकड़े हैं। और कोहनी नीचे लगी, पहले कैच में तो कोहनी नीचे लगी थी, कैच छूटने वाला था लेकिन फिर भी पकड़ा। और दूसरा कैच जो उसने पकड़ा था वो भी एक बार बाउंस देके बॉडी डिसबैलेंस हुई थी, फिर दोबारा पकड़ा। तो ये कल ऐसा मैच था कि देखो अभी तक सभी ये कह रहे थे कि इंडिया ने अपनी पीक क्रिकेट नहीं खेली है और हम भी यही मान रहे थे कि इंडिया ने अपनी पीक क्रिकेट नहीं खेली है। लेकिन कल हर डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब डिपार्टमेंट्स में इंडिया ने ब्रिलियंस दिखाई है। बैटिंग में अभिषेक शर्मा बिगेस्ट कमबैक कर गया। जो हम वर्ल्ड कप आने से पहले सोच रहे थे कि कितने रन्स बनाएगा, कितनी बॉल्स पे सिक्स मारेगा, उस बंदे का ऐसा हो गया था कि रन्स बनाएगा। लेकिन कल उस बंदे ने भी अपना ऐसा कमबैक करा ना, फास्टेस्ट 50 मार दी वर्ल्ड कप फाइनल की। मैंने इस चैनल पे बैठ के हमेशा अभिषेक शर्मा को बैक किया है, मज़ाक किया है, क्रिटिसाइज़ किया है, जो कि हमारा हक भी है। क्रिटिसाइज़ किया लेकिन कभी हेट नहीं किया। और उस बंदे ने कल प्रूव कर दिया कि वो इतनी बैकिंग डिज़र्व करता था, क्योंकि वो पीछे ऐसा करके ही आ रहा था। लेकिन उसके अलावा एक बंदे की डेस्टिनी ही इस वर्ल्ड कप में लिखी गई है और नाम है संजू सैमसन। मैं कैसे तारीफ़ करूँ इस बंदे की यार? वर्ल्ड कप से पहले वो स्क्वाड में था, लेकिन उसको भी कहीं न कहीं पता था कि वो प्लेइंग 11 में शायद ही जगह बना पाएगा। लेकिन चीज़ें ऐसी पलटी, ऐसी एक काइंड ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, जहाँ पे वो प्लेइंग 11 में आया और कुछ थोड़ा बहुत परफ़ॉर्म करके वो एक झलक सी दे गया। 8 गेंदों में तकरीबन 22 रन्स मारे और वहाँ से उसने दिखा दिया था कि अब मुझे आगे मौका मिलेगा, तो मैं कुछ करूँगा, मुझे भूख बहुत है। और वो भूख इतनी ज़्यादा थी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सारी टीम को ही खा गया बंदा और सिंगल हैंडेडली बैटिंग से वो मैच जिता के दिया। उस मैच में बाकी डिपार्टमेंट्स में हम कुछ खास नहीं कर पाए थे। बॉलिंग ठीक-ठाक हुई थी, बाकी बैटर्स ने बैटिंग करी थी, लेकिन ठीक-ठाक करी थी। लेकिन संजू सैमसन ने आधे से ज़्यादा रन तुम्हें बना के दे दिए, जहाँ पे हम 196 का टारगेट चेज़ कर रहे थे। 97 रन्स सिर्फ संजू के थे और बंदे की हम्बलनेस देखो। पहला मैच जीता, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला और बंदे ने सारा क्रेडिट किसको दे दिया? विराट कोहली, रोहित शर्मा को। दूसरे मैच में फिर से प्लेयर ऑफ द मैच मिला और तब सारा क्रेडिट किसको दे दिया? बुमराह भाई को, अक्षर पटेल की कैचिंग को, जो कि ब्रिलियंट थी। और कल बंदे से जब पोस्ट मैच में पूछा गया, तो बंदे ने सारा क्रेडिट किसको दे दिया? सचिन तेंदुलकर को और बताया कि कैसे वो कांस्टेंट टच में थे सचिन तेंदुलकर के साथ। और देखो, बंदे ने एक-एक चीज़ अपनी एक्सेप्ट करी है। कैसे वो खुद सेल्फ डाउट में आ गए थे, कैसे न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के बाद वो टूट ही चुके थे। उसने ऑन कैमरा सब कुछ बताया, एक्सेप्ट किया। लेकिन ये चीज़ें आप तभी एक्सेप्ट कर सकते हो, जब आप जीत चुके हो, क्योंकि लूज़र्स की बातें कोई नहीं मानता है। अब खुद हार के किसी को सलाह तो नहीं दे सकते ना कैसे जीता जाता है। तो जीत के ही बताया जाता है और ही वाज़ वेटिंग फॉर द मोमेंट। उसने वेट किया एंड इट वाज़ वर्थ वेटिंग। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है और ही वाज़ डिज़र्विंग। अब इंटरनेट पे इस चीज़ पे बहुत बहस चल रही है कि साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं दिया क्योंकि उसके रन्स ज़्यादा थे। देखो देखो रन्स ज़्यादा थे, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन देखो जिन मैचेस में संजू ने परफ़ॉर्म करके दिया है ना, सारे नॉकआउट मैचेस थे। उनमें से एक में भी इंडिया हारती तो बाहर थी। तो ऐसे में संजू मैन ऑफ द टूर्नामेंट को जस्टिफाई करता है। मैं कहता हूँ अगर तुम क्रिकेट फैन हो तो बायस्ड मत हो जाओ। जो अच्छी क्रिकेट खेलता है उसकी तारीफ़ ज़रूर करो। अब देखो इंडिया इंग्लैंड मैच में जेकब बैथन ने 100 बनाया, सारे इंडिया ने उसकी तारीफ़ करी है। 2023 में पैट कमिंस ने हराया। हम निराश थे, हमने मीम्स बनाया, ट्रोल किया, लेकिन हमने पैट कमिंस को हेट नहीं किया और हम हेट तब तक नहीं करते जब तक कोई बदतमीज़ी ना करे। पाकिस्तान अपने गुड टाइम्स में हमें हराता रहा है, लेकिन शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस ये सब प्लेयर्स, इमरान खान, इंडिया आज भी उनकी रिस्पेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, लेकिन इंडिया उनकी तारीफ़ करता है, इंडिया उनको प्यार करता है। पॉलिटिकल टेंशन्स हैं,
लेकिन स्टिल ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आज भी इंडियन प्लेयर्स को भी प्यार करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ पे बायस्ड होने की बात नहीं है, ये अच्छी क्रिकेट की बात है। उन दौर में शायद हम भी उनको गालियाँ देते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से ये पता था कि अगर इंज़ीमाम पिच पे खड़ा है ना, तो मैच जीतना मुश्किल है। अगर शाहिद अफ़रीदी खड़ा है, तो मैच जीतना मुश्किल है। अगर इंडियंस इन लोगों से आज हेट थोड़ी बहुत करते हैं, तो वो उनकी बयानबाज़ी के चक्कर में है। वो हेट फैलाते हैं, वो गलत-मलत बयान देते हैं, तो इंडिया हेट देता है। ये वसीम अकरम, वक़ार यूनिस इनको क्यों नहीं हेट देते? क्योंकि वो पॉज़िटिवली रहते हैं, पॉज़िटिव बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं और और सबसे प्यार लेते हैं। और कल के मैच का मुझे सबसे पॉज़िटिव पॉइंट जो लगा कि हम सेम टीम के साथ गए। चाहे अभिषेक शर्मा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया था, चाहे वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचेस में परफ़ॉर्म नहीं कर पाया था। दो ही इज़ लीडिंग विकेट टेकर जितनी बुमराह की विकेट्स हैं, उतनी ही वरुण की हैं। लेकिन पिछले कुछ मैचेस में विकेट्स नहीं आई थी, रन्स बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन स्टिल उसी टीम को बैक किया गया, उसी टीम पे ट्रस्ट किया गया, जो कि हम यही चाहते थे। और पिछली वीडियो में मैंने कहा भी था कि इस टीम में से किसी भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए फाइनल के लिए, क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा डेंट देती। और उसी टीम को बैक किया गया और उसी टीम ने जिताया। अभिषेक शर्मा पे ट्रस्ट किया, फास्टेस्ट 50 बना के दे दी। वरुण पे ट्रस्ट किया और उस बंदे ने कल बहुत क्रूशियल विकेट निकाली टिम साइफर्ट की, जो कि अड़ा हुआ था और वो अच्छा खासा खेल रहा था और हमें पता है उसने लास्ट मैच में क्या किया था और वो अटक जाता, तो मैच जीतने का तो पता नहीं लेकिन बहुत क्लोज़ लेके जा सकता था। लेकिन वरुण ने उसको आउट किया और फिर से मैं कह रहा हूँ लीडिंग विकेट टेकर है। कुछ मैचेस में ना चलने के बावजूद भी उसकी विकेट्स उतनी ही है जितनी जस्सी भाई की हैं। लेकिन एक बंदे की तारीफ़ करना शायद हम हमेशा ही भूल जाते हैं और नाम है शिवम दुबे। जब-जब इंडिया को रन्स की ज़रूरत है, बंदा रन्स हमेशा बनाता है। और कल ऐसा फ़ेज़ आया था जहाँ पे इंडिया थोड़ा-सा फँस गया था। 15 से 18 ओवर्स में कोई 17-18 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं आई थी। फिर हार्दिक भाई ने कुछ चौके लगाए, लेकिन उसके बाद शिवम भाई जब आए, क्या नॉक खेली है यार! लास्ट ओवर में चौका, छक्का, छक्का, चौका, डॉट बॉल और चौका। 26 रन बनाए 8 बॉलों में। इंडिया के 255 रन्स देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ, इसमें दुबे के रन्स की क्या ही कंट्रीब्यूशन है। लेकिन देखो, जब रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं ना, प्रेशर सामने वाली टीम पे तभी आता है और 220, 230 स्कोर का उतना प्रेशर नहीं रहता जितना 255 का है। 250 रन्स 120 बॉलों में बनाने हैं और वो प्रेशर शुरू से ही न्यूज़ीलैंड पे दिखा था। पावर प्ले में दे लॉस्ट इट 52 पे 3 आउट थे और फिन एलन जो पिछले मैच में तोड़ के रख दिया था जिसने साउथ अफ्रीका को, उसको अक्षर पटेल ने आते ही आउट कर दिया और उसका क्रेडिट मैं तिलक वर्मा को देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि उसने उसका कैच पकड़ा है, इसलिए क्योंकि जब तिलक वर्मा बैटिंग करने आया तो पहली ही बॉल पे फिन एलन के पास तिलक वर्मा का कैच गया था, बहुत ज़ोर का कैच था और उसके हाथ में बॉल लगी थी। शायद वहीं से वो हाथ पे चोट के कारण कल बैटिंग में परफ़ॉर्म कर ही नहीं पाया। तो मैं तो देखो सारा क्रेडिट तिलक को ही देना चाहूँगा। अक्षर ने अच्छी बॉलिंग करी है, नो डाउट, ह्यूज फैन ऑफ अक्षर पटेल, ह्यूज फैन ऑफ हिज़ पॉजिटिविटी, लेकिन फिन एलन को आउट करने में सबसे बड़ा योगदान तिलक का ही रहेगा। और अपने अर्शदीप पाजी, मैं मानता हूँ कल विकेट नहीं आई है, लेकिन रन्स बहुत कम खर्चे हैं बंदे ने। अब जिनको लग रहा है कि वाइड्स डाली हैं बहुत, देखो मैंने पिछले मैच में ये बात कही थी कि वो वाइड्स जब डाल रहा था, तो वो साफ ही दिख रहा था कि वाइड लेंथ पे वो वाइड यॉर्कर करने की कोशिश कर रहा है और वहीं पे उसने विकेट ली भी थी। तो ये सेम स्ट्रैटेजी वो कल भी रख रहा था और ऑलमोस्ट पहले ओवर में ही उसने विकेट निकाल के दे भी दी थी। वो तो चलो अनफॉर्च्यूनेटली शिवम भाई से कैच छूट गया और हर्षदीप जब भी विकेट का मौका बनाता है, तो कैच कोई ना कोई वैसे छोड़ ही देता है। खैर उन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि हम जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप उठा चुके हैं। वी आर द चैंपियंस नाउ। लेकिन अर्शदीप का कंट्रीब्यूशन हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। 2024 में भी हमने विराट कोहली की बात की, जसप्रीत बुमराह की बात की, बहुत सारे प्लेयर्स की बात की। लेकिन शायद हम उतनी तारीफ़ नहीं करते हैं अर्शदीप की एज़ अ बॉलर, बट वो बहुत कमाल का बॉलर है। मैं मानता हूँ पिछले कुछ मैचेस में रन पड़े हैं, लेकिन सामने वाली टीम भी तो खेलने ही आई है ना और किसी न किसी बॉलर को अटैक करने देखेगी। ऐसे तो एशिया कप में जस्सी भाई को रन्स पड़ गए थे, तो इससे क्या हम उनको अच्छा बॉलर मानना छोड़ दें? नहीं, रन्स पड़े हैं, कोई बात नहीं, रन्स पड़ने ही हैं। देखो टी20 फॉर्मेट ही ऐसा है, रन्स पड़ेंगे, किसी न किसी को पड़ेंगे ही। वरुण को रन्स पड़े हैं, अर्शदीप को रन्स पड़े हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो माइंडसेट है, वो विनर्स वाला है। और मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि इस टीम में सारे ही प्लेयर ऐसे हैं, जो सिंगल हैंडेडली तुम्हें मैच जिता के दे सकते हैं। ये सारे चैंपियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये करंट जो टीम है, वो विनिंग एरा की टीम है और इन्होंने हार देखी नहीं है, इनको हारना ही नहीं आता, इनको जीतना आता है और इनको पता है कैसे हारे हुए मैचेस को टर्न अराउंड करना है। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, कल थोड़ा-सा ऑफ डे तो था बंदे का, बैटिंग में भी उतना ख़ास कुछ कर नहीं पाए, बॉलिंग करने आए तो पहले ही ओवर में 21 रन पड़ गए और फील्डिंग में भी वरुण की बॉलिंग में एक कैच छोड़ दिया, फिर एक चौका चला गया। कल हमने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में अच्छा किया है, अच्छे कैचेस पकड़े हैं, जिसमें से सारे तो ईशान ने ही पकड़े हैं।
लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो इस सारे वर्ल्ड कप में हमने देखी है कि पहले हम मैचेस जीतते थे तो ऐसे होता था कि हाँ, कोहली भाई ने जिता दिया, रोहित भाई ने जिता दिया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें हर एक मैच में अलग हीरो मिला है। कभी सूर्य कुमार यादव ने मैच जिता दिया, कभी ईशान किशन ने जिता दिया, कभी हार्दिक पांड्या ने जिता दिया, कभी शिवम दुबे ने जिता दिया और कभी संजू सैमसन अकेला खड़ा हो गया और बॉलिंग ने हमेशा ही कमाल किया है। फील्डिंग एक कंसर्न था लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में वो भी कंसर्न मुझे तो नहीं लगा कहीं भी। अच्छे कैचेस पकड़े हैं, अच्छी ग्राउंड फील्डिंग करी है, रन्स बचाए हैं, सब कुछ किया है और इंडिया इंटेंट से जीता है। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि फिक्सिंग बोलने वालों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारी टीम खुद हमसे मैच हार के गई और श्रीलंका के आगे वो बहुत बुरी तरह पिट के ही जीती थी। तो क्या वो मैचेस फिक्स थे? यहाँ पे गेम जीती जा रही है ब्रिलियंस से और इंडिया ने ब्रिलियंट गेम दिखाई है। अगर बात फ्लैट ट्रैक्स की है, तो सेम फ्लैट ट्रैक सामने वाली टीम को भी तो दिया जा रहा है। लेकिन उसी फ्लैट ट्रैक पे हम सामने वाली टीम को बैटिंग ही नहीं करने दे रहे। ये हमारी बॉलिंग की ब्रिलियंस है। फ्लैट ट्रैक पे वो भी तो खेल रहे हैं ना, वो भी तो रन्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे बॉलर्स भरे पड़े थे जिन्होंने उनको बात ही नहीं करने दी, रन्स बनाने ही नहीं दिए। अब कल के मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं। अभिषेक ने वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे तेज़ 50 बना दी है, वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे ज़्यादा स्कोर हमने बना दिया है, सबसे ज़्यादा मार्जिन से हमने वर्ल्ड कप फाइनल जीत भी लिया है और संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन्स बना दिए हैं। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स हैं और दिस टीम इज़ नॉट प्लेइंग फॉर रिकॉर्ड्स, नॉट फॉर एनी पर्सनल माइलस्टोन्स। दिस टीम इज़ प्लेइंग टू विन और वो कर रही है और वो दिखा रही है कि कैसे जीता जाता है और वो दुनिया को सिखा रही है। और इसी बीच में मोहम्मद रिज़वान का एक बड़ा बयान आया जो कि मुझे बहुत अटपटा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के मैचेस देखता ही नहीं हूँ। देखो ऐसा करके आप अपनी मेबी आपको लगे देखो ऐसा करके शायद आपको लग रहा होगा कि आप अपनी कंट्री के लिए लॉयल्टी प्रूव कर रहे हैं, बट ये आपकी मूर्खता थी। मैं रिज़वान मोहम्मद का कोई हेटर नहीं हूँ। देखो कभी भी आपने मुझे रिज़वान बाबर या किसी भी प्लेयर के खिलाफ ऐसा कुछ बोलते नहीं सुना होगा, ना ही मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर तुम किसी प्रोफ़ेशन में हो और कोई टीम उस प्रोफ़ेशन में बेस्ट कर रही है और तुम उस टीम को देख ही नहीं रहे। तो यही तो रीज़न है, तुम वर्ल्ड क्रिकेट में इतना पीछे रह गए हो। तुम जब इंडिया से खेलने आते हो, तो तुम सरप्राइज़ होके रह जाते हो, क्योंकि तुमने वो देखा ही नहीं है कभी। तुम वर्ल्ड क्रिकेट से कम 10 साल पीछे चल रहे हो और रीज़न यही है, जो टीम अच्छा कर रही है, तुम उसको देख ही नहीं रहे। और जब इंडिया जीतने लगी थी, तो एक चीज़ का बड़ा चर्चा होता था, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ही क्यों? पाकिस्तानी माइंडसेट क्यों नहीं? न्यूज़ीलैंड माइंडसेट क्यों नहीं? इंग्लैंड माइंडसेट क्यों नहीं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी टीम थी ना जो डोमिनेट करके जीतती थी, जो दूसरी टीम को धूल ही चटा के रख देती थी। सामने वाली टीम में कितने भी लेजेंड्स हों, ऑस्ट्रेलिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और रिकी पॉन्टिंग के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी, जहाँ पे 7 नंबर पे आके तो गिलक्रिस्ट आ रहा है। तुम सारे बैटर्स को आउट कर दो, फिर वो इतना खतरनाक बैटर आ जाएगा, जो इतनी तेज़ी से रन बनाएगा कि तुम्हारे बॉलर्स देखते ही रह जाएँगे। और ऐसी टीम से हमने सीखा है। क्या सीखा है? जीतना कैसे है। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आईपीएल को। आईपीएल ने हमें वो प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिसमें हम दूसरी टीम के प्लेयर्स के साथ खेले हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं प्राउडली कहूँगा हमने उनको कॉपी किया है, लेकिन अच्छी चीज़ें हमने कॉपी की हैं। जो उनका माइंडसेट था, जो उनका विनिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, वो हमने सीखी हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया उससे पहले हारता ही था, लेकिन चैंपियन नहीं बनता था और इंडिया चैंपियन बन रहा है और जिनसे सीखने की मैं बात कर रहा हूँ, उन टीमों को हरा भी तो रहा है इंडिया। तो ये इंडिया की ब्रिलियंस है, इंडिया की मैनेजमेंट का कमाल है और टी20 में सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा गौतम गंभीर भाई को। देखो आई एम द वन जिसने गौतम गंभीर को वनडे टेस्ट में बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन टी20 में उस बंदे का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। लेकिन ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी कॉल्स, टफ कॉल्स उस बंदे ने इस टूर्नामेंट में और इससे पहले भी ली हैं। और टफेस्ट कॉल थी कि संजू को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खिला के टेस्ट करना। क्योंकि उसके पहले तक संजू ने परफ़ॉर्म तो करा ही नहीं था। लेकिन वहाँ पे खिलाया और उस मैच का जो नॉक था, वहाँ पे संजू का कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था जिसको हम कहें कि मैच विनिंग नॉक ही आ गई थी। लेकिन वहाँ से गंभीर ने टफ कॉल ली, डिसाइड किया कि हमने इसको खिलाना है। क्योंकि अभिषेक शर्मा और किशन दोनों लेफ्ट हैंडेड थे, ओपनिंग पे हम फँस रहे थे ऑफ स्पिनर के आगे। राइट हैंडेड बैटर आया, अब वो पैटर्न टूटा क्योंकि संजू आया, राइट हैंडेड बैटर आया तो ऑफ स्पिनर आना बंद हो गया। और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक ने थोड़ी-सी लय पकड़ ली थी और जो कल उसने किया है, वो सबने देखा। तो उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को बैक करना, अगर वरुण चक्रवर्ती आज टीम में है, तो इसका क्रेडिट गंभीर को है। और उससे बड़ी टफ कॉल शुभमन गिल को ड्रॉप करना, बहुत मुश्किल था। इतना बड़ा प्लेयर, स्टार फेस उसको ड्रॉप किया वाइस कैप्टन होते हुए भी और रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं। हम वर्ल्ड कप विनिंग टीम बन चुके हैं। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन हुई है मेरिट के बेसिस पे हुई है। जितने भी प्लेयर इस टीम में हैं, वो अपनी स्टेट को डोमेस्टिक में जिता के आ रहे हैं। वो कहीं न कहीं आईपीएल में अच्छा करके आ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे खड़े हैं।
और ये विनर्स की टीम है। मैं छाती ठोक के प्राउडली कहता हूँ ये विनर्स की टीम है। और गौतम गंभीर की एक सबसे बड़ी तारीफ़ कि ये बंदा सारी उम्र क्रेडिट, क्रेडिट करता रहा, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आई और उसने क्रेडिट सब में बाँट दिया। कल जिन्होंने पोस्ट मैच में नहीं देखा, बंदे ने राहुल द्रविड़ को, वीवीएस लक्ष्मण को, सबको क्रेडिट दिया। तो देखो डिस्पाइट ऑल हेट जो भी डिफीट्स हमें वनडे और टेस्ट में मिली हैं, ये बंदा टी20 में कमाल का कोच है। और जब वो कोच बना था तब भी मैंने कहा था कि इस बंदे को टी20 का ही कोच बनाना चाहिए। क्योंकि केकेआर में उसने टी20 में ही तो कमाल किया है ना। देखो आगे जाके ये कैसी कॉल रहेगी मैनेजमेंट पे छोड़ते हैं और फिलहाल इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी फील लेते हैं और क्योंकि मज़ा तो बहुत आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात माही भाई ने जो इंस्टा पोस्ट करी है, उसपे स्पेशल मेंशन किया है गौतम गंभीर को। तो आई थिंक ये भी फड्डा थोड़ा सॉल्व हो गया और एक फड्डा होने भी तो वाला था कल अर्शदीप का मिचेल के साथ। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि अर्शदीप को पहले शुरू में जाके बोल देना चाहिए था। लेकिन ख़ैर उसने बाद में जाके बात करी, उसको समझाया और बताया उसको कि बॉल रिवर्स हो गई थी। लोगों की बॉलिंग में होती है, बंदे की थ्रो में रिवर्स हो रही थी। लेकिन एक चीज़ जिसने थोड़ा-सा मुझे हर्ट किया, जिमी नीशम का वो ट्वीट। क्योंकि उस बंदे ने कल बॉलिंग में जो किया था ना, वो न्यूज़ीलैंड के किसी बॉलर ने नहीं किया। क्योंकि उस बंदे ने कल मैच जीतने की बहुत कोशिश करी थी। बॉलिंग में सिर्फ़ वही एक ऐसा प्लेयर था, जिसने इंडिया को एक ही ओवर में 3 झटके दिए थे। दोनों ओपनर्स उड़ा दिए, सूर्या को चलता कर दिया, एक ही ओवर में सब कुछ कर दिया था और वहाँ से वो मैच हार गए। तो उसको बहुत बुरा लग रहा होगा और उसकी ट्वीट देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये ट्वीट आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, दुःख लग रहा है लेकिन दैट्स इट ऐसे ही होता है। एक टीम तो हारती है, एक टीम जीतती है। अब हम चैंपियंस बन चुके हैं, वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और होपफुली इस चीज़ को हम कम से कम 5-6 साल तक कहीं जाने नहीं देंगे, सँभाल के रखेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।